तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस शानदार सेशन में आपका बेहतरीन तरीके से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। साथियों, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्ति हमें अनंत बनाती है, महान बनाती है। जिस तरह आप अपने जीवन में चीजों को प्रायोरिटी के तौर पर देखते हैं, ठीक उसी तरह आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की। बैंकिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक प्रायोरिटी होती है सरकार के नीति नियमों का अनुपालन करना। जिस तरह सरकार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को प्रायोरिटी देती है, ठीक उसी तरह बैंकों में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक विशेष महत्व है और जो प्रायोरिटी दी जाती है उसके लिए टारगेट अलॉट किए जाते हैं, कौन कौन से आइटम प्रायोरिटी में आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे आधारभूत आज सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। तो सरकार की प्रायोरिटी है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, देश की प्रायोरिटी है, मैनेजमेंट की प्रायोरिटी है, तो सीधे सीधे एग्जाम की प्रायोरिटी है। तो आज के सेशन में लेटेस्ट रिवाइज्ड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन पढ़ाए जाएंगे। वैसे 2 साल पहले भी पढ़ाए गए थे, 1 साल पहले भी, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसा है जिसमें प्रायोरिटी सेक्टर में परिवर्तन होते हैं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं होता और समय को देखते हुए पॉलिसीज में परिवर्तन होते हैं। इसी कड़ी में आज के सेशन को मैं यहाँ पर पेश करने के लिए हमारे एक होनहार साथी श्रीमान रवि तिवारी साहब आपसे चर्चा करेंगे इस सेशन में। और यकीन मानिए, आज आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन का जो रिवाइज्ड सेक्शन है उसके एक एक बिंदु पे आपको रोशनी मिलेगी और एक बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी मिलेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ध्यानपूर्वक कॉपी पेन लेके आप नोट करते चलिए। अगर बीच में सेशन में कहीं आपको डाउट हुआ तो आप क्या करिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। आखिरी में मैं आपका सबका माइक ऑन कर दूंगा, आपके वीडियो भी ऑन कर दूंगा। अभी माइक और वीडियो ऑफ रखा हूं ताकि आधारभूत जो ज्ञान है फैकल्टी के पास वो आप तक पहुंच जाए। और खुद मेरे पसंदीदा फैकल्टी हैं, बहुत ही शानदार उम्दा तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता है। एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर कट, क्लियर करेक्ट के आधार पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए सब लोग जरा चैट सेक्शन में तालियां बजा दीजिए, नमस्कार कर दीजिए हमारे ऊर्जावान साथी रवि तिवारी साहब। तिवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आइए आप, ये हमारे सभी होनहार साथी जुड़े हुए हैं, तो इन होनहार साथियों को एक प्रायोरिटी सेक्टर का पंख लगा दीजिए और ये सेशन में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, आपके इस इंट्रोडक्शन का। जिस तरीके से आपने बताया, सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में जो एक ब्रीफिंग दी है वो बहुत अच्छी दी है विजय सर ने। जैसे कि आप देश भर से डिफरेंट अलग अलग एरिया से पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, आप सबकी भी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होगी, वैसे देश की भी कोई प्रायोरिटी है। हर एक चीज़ की कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में शुरुआत करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में आपके साथ में प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइन जो कि आरबीआई की डायरेक्टिव्स हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कि जैसे कि माँ बाप होते हैं, उनकी भी कोई प्रायोरिटी होती है कि मेरा बच्चा है तो वो पढ़ लिख जाए अच्छे से, उसको नौकरी मिल जाए, वो अपने काम धंधे में सेटल हो जाए, तो एक इंडिविजुअल की प्रायोरिटी हो गई। वैसे एक देश होता है तो देश की भी कुछ प्रायोरिटी होती हैं। जैसे कि मेरे जो आधारभूत लोग हैं, जो गरीब तबका है या नीचे का तबका है, उसको भी रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएं। फिर उसके बाद देश की तरक्की की बात आती है तो उसमें भी कुछ चीजें रहती हैं। जैसे कि आपने एमएसएमई का नाम सुना होगा, किसी भी इकोनॉमी का इंजन ग्रोथ होता है ये। अगर इसमें ऑयल ना डाला जाए, अगर इसमें फ्यूल ना डाला जाए तो ये आगे चल नहीं सकता। उसी तरीके से सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है, जैसा कि आप जानते हो, हमारा रेगुलेटर आरबीआई है और आरबीआई टाइम एंड अगेन डिफरेंट गाइडलाइंस इशू करता है।
इन कंसल्टेशन विद DFS और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि जो हमारे आधारभूत ढांचे हैं या किसान भाई हैं, MSME सेक्टर है, सर के ऊपर छत जो कि हाउसिंग लोन कहलाता है, या पढ़ाई के क्षेत्र में दिए गए लोन्स, तो उनको हम लोगों को बड़ा ध्यान से करना है ताकि हमारी सारी ऑब्लिगेशंस एक कंट्री की तरफ फुलफिल हो जाए। तो इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं, वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कशन करेंगे और आप नोट डाउन करते रहिएगा चीजों को। सो फ्रेंड्स, पहली चीज आप देखिए कि प्रायोरिटी सेक्टर मींस दोस सेक्टर्स व्हिच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI फोकसेस ओवर अदर सेक्टर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रायोरिटी है। जैसे कि हम लोग इंडिविजुअल्स की कुछ प्रायोरिटी है, वैसे गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, तो इसको अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब आप देखिए कि जो प्रायोरिटी सेक्टर का उद्गम हुआ वो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सर मोरारजी देसाई उस समय हुआ करते थे, उनके सरकार में इस चीज का उद्गम हुआ। बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, बैंक्स के नेशनलाइजेशन के बाद में बैंक्स को पर्टिकुलर टारगेट दिए जाने लगे कि भाई साहब ये आपके टारगेट्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर को फुलफिल करने के लिए, ताकि देश की तरक्की हो सके अच्छे तरीके से। तब स्टार्टिंग में जो टारगेट हम लोगों के लिए आया दैट वाज 33.33% ऑफ योर टोटल एडवांस, या नटशेल में बोले कि 1/3 आपके जो एडवांसेस हैं उसका टारगेट आपको फुलफिल करना है प्रायोरिटी सेक्टर में लोन्स दे करके। 1985 आते आते इसको बढ़ा के 40% कर दिया गया, और जो कि आज भी इंटैक्ट 40% बना हुआ है। कुछ जगह पे ये थोड़ा सा चेंज है, जैसे RRB के केस में थोड़ा सा चेंज है, वो आगे हम लोग देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट डाउन करिएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस का जो एक अमेंडमेंट आया था, पूरे गाइडलाइंस को रिवाइज किया, वो 4 सितंबर 2020 को किया गया। उसके बाद में टाइम एंड अगेन थोड़े थोड़े से चेंजेस आते रहे, जैसे कि अक्टूबर 20 2022 में कुछ चेंजेस आए, फिर 2 अगस्त 2022 में आए, उसके बाद में आते रहे धीरे धीरे। तो हम सब चीजों के ऊपर एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए मेन एम, इट विल इनेबल बेटर क्रेडिट पेनिट्रेशन टू क्रेडिट डिफिशिएंट एरियाज। क्रेडिट डिफिशिएंट एरियाज ये समझिए कि जहां पे बैंकों के द्वारा कम पैसा दिया गया है या जहां पे एडवांसेस बहुत ना के बराबर हुए हैं, उन एरियाज को क्रेडिट डेफिशिएंट एरिया बोला जाता है। जैसे शायद आप लोगों ने सुना होगा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आइडेंटिफाई करी गई वो 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम बहुत कम हुआ है। तो वहां पे अगर आप एडवांसेस करते हो तो बैंक्स को एडिशनल वेटेज मिलता है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कितना एडिशनल वेटेज यहाँ पे मिलता है। increases the lending to small and marginal farmers and weaker section. Small and marginal farmers very simple, अप टू 1 हेक्टेयर जिसकी लैंड होल्डिंग है वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, 1 हेक्टेयर से ज्यादा अप टू 2 हेक्टेयर वो स्मॉल फार्मर्स हैं। तो इन लोगों को भी दिया गया लोन्स, आपका प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स में क्लासिफाई होता है। बूस्ट क्रेडिट टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी दिस इज द बर्निंग टॉपिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम अलॉन्ग विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आपने दुबई का नाम सुना होगा, दुबई इतना अमीर नेशन कैसे बना? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर क्रूड ऑयल। बट अभी दुबई भी आइडेंटिफाई कर चुका है कि साहब ये जो तेल का हमारा भंडार है कुछ दशकों में खत्म हो जाएगा, तो हमें कहीं और फोकस करना पड़ेगा। तो वो अपने टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है ताकि इनकम सोर्स उनका बना रहे और साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी बूस्ट होती रहे। तो इसी तरीके से अगर आप भारतवर्ष की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्रूड ऑयल तो बहुत कम है, पॉपुलेशन हमारी अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है। तो इन सब लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो अगेन रिन्यूएबल एनर्जी इज द सॉल्यूशन, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, एटसेट्रा। तो इसमें भी दिया गया पैसा आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। कुछ नई कैटेगरीज ऐड की गई, ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप अप टू 50 करोड़, 50 करोड़ तक का लोन दिया गया स्टार्टअप्स को, आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। सोलर पावर प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर पंप्स के लिए लोन दिया, वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। एक नई चीज और बहुत चल रही है आजकल मार्केट में, दैट इज CBG, कंप्रेस्ड बायोगैस।
इस प्लांट को लगाने के लिए भी आप 100 करोड़ तक लोन देते हैं, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाता है। तो इस तरीके से ये कई सारे सेक्टर में डिवाइडेड है। ये कुछ नई कैटेगरी ऐड की गई थी जो मैंने आपको बताया था अभी, कि सितंबर 2020 में जो गाइडलाइंस को अमेंड किया गया, उसके बाद समय समय पे थोड़े बहुत चेंजेस आते रहे, तो उनमें से ये भी कुछ चीजें हैं। आगे देखिए, एक डेफिनेशन यहाँ दी हुई है स्टार्टअप की, कि आपकी कंपनी स्टार्टअप है या नहीं। उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं, क्राइटेरिया है, वो भी एक बार देख लीजिए। तो स्टार्टअप क्लासिफाई होने के लिए किसी भी कंपनी की एज जो है 10 साल से कम होनी चाहिए, पहली चीज। कंपनी टाइप आपकी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, एलएलपी हो सकती है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। उसका एनुअल टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ऊपर ना गया हो, और वो जो एंटिटी है ना वो ओरिजिनल होनी चाहिए, साहब किसी का कॉपी करके यूनिट ना बनाया हो, किसी भी यूनिक आइडिया का कॉपी नहीं होना चाहिए या स्प्लिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने कोई कंपनी स्टैब्लिश की, से जोमेटो, स्विगी, आइडिया वाज यूनिक, मैंने स्टैब्लिश कर लिया, उसको चल रहा है, लेकिन अब उसी को कॉपी करके मैं दूसरी एंटिटी अपनी खुद बनाता हूं, तो वो उसको स्टार्टअप नहीं माना जाएगा। इट शुड बी न्यू और इनोवेटिव होना चाहिए और स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मींस वहां से वेल्थ क्रिएशन हो सके और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो कौन करेगा? डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, DIPP, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप। और राइट नाउ मैं आपके साथ एक फिगर और शेयर करता हूं फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंडिया जो है स्टार्टअप्स का हब बन चुका है। वी आर हैविंग एक्टिव 90,000 स्टार्टअप एज ऑफ नाउ। सो फ्रेंड्स, अब देखिए जो हमने एक भूमिका बनाई है यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स की, उसमें कितने सेक्टर्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किन किन सेक्टर में दिया गया पैसा बैंकों के द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनता है। तो आप देखिए, पहला है आपका एग्रीकल्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसके बिना भारतवर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। सेकंड वन इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंजन ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट क्रेडिट। सिंपली जितना ज्यादा आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा उतना ज्यादा फॉरेक्स आएगा आपके पास, और जितना ज्यादा फॉरेक्स आएगा आपकी इंटरनेशनल लेवल पे वैल्यू उतनी अच्छी होती जाती है, उतना ग्रिप आपका इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ वन इज एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन नो सोसाइटी कैन प्रॉस्पेरस। तो एजुकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वन हाउसिंग, सिर के ऊपर छत। यस, अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर लोन्स। नेक्स्ट वन इज सोशल इंफ्रा। जो सोसाइटी हम डेवलप कर रहे हैं उसके लिए सोशल इंफ्रा सच एज आपके सैनिटेशन फैसिलिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा, तो इनको बनाने के लिए अगर लोन देते हैं तो वो भी आपके प्राइवेट सेक्टर लोन्स में जाते हैं। उसके बाद में रिन्यूएबल एनर्जी, जिसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कितनी ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिन्यूएबल एनर्जी नो कंट्री कैन सर्वाइव, इट इज 101% श्योर। इसीलिए वेरियस कंट्रीज अलग अलग तरीके के रिन्यूएबल सोर्सेज से एनर्जी जनरेट कर रही हैं, ताकि फ्यूचर में क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी ना के बराबर रह जाए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे हम, सेकेंडली जो पॉल्यूशन का लेवल है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी। उसके बाद में जो लास्ट सेक्शन है अदर्स, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी इंडिविजुअल एंटिटीज आती हैं। इससे SC ST के कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको दिए गए लोन्स, साहूकारों से 1-1 लाख रुपए तक लिया गया लोन किसान भाइयों के द्वारा या अन्य के द्वारा उनको दिया गया लोन, वो भी आपका आता है। यहाँ पे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स भी आते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें आइटम्स आते हैं, ये भी आपको आगे वाली स्लाइड्स में देखने के लिए मिलेगा। तो वन बाय वन आप नोट भी करते चलिएगा इन चीजों को। तो अब सबसे पहले आते हैं जो टारगेट हमको मिले हुए हैं, डिफरेंट बैंक्स को मिले हुए हैं। बैंक्स को क्लासिफाई किया गया, कॉमर्शियल बैंक, दैट इज आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं, फॉरेन बैंक्स हो गए, उसको भी क्लासिफाई किया गया है। RRB इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए RRB का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। उसके बाद में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो पहला आप देखिए, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स के लिए टारगेट है 40% ऑफ ANBC और CEOBE whichever is higher, whichever is higher. Okay, ANBC stands for adjusted net bank credit
और CEOB स्टैंड फॉर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको लिस्ट में दिया हुआ फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांच, इसके लिए भी सेम टारगेट है 40% का। लेकिन यहाँ पे एक चीज दी गई है इनके लिए कि भाई फॉरेन बैंक है, लेस देन 20 ब्रांचेस हैं, इनकी ब्रांचेस रूरल एरिया सेमी अर्बन में बहुत कम होंगी, तो इनको बोला है कि 40% आपको अचीव तो करना है, बट उसका 32% का एक्सपोजर आप एक्सपोर्ट में दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। रेस्ट बचा हुआ 8% जो हमने 8 कैटेगरीज देखी थी अदर देन एक्सपोर्ट, उसमें आपको देना होगा। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में यदि बात करें तो ये टारगेट, जैसे कि आप जान पा रहे हैं इसके नाम से रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स, तो इनका एक्सपोजर गांव में बहुत ज्यादा होता है, अधिकतर ब्रांचेस इनकी सेमी अर्बन प्लेसेस और रूरल प्लेसेस पे रहती हैं, तो इनके लिए टारगेट जो है 75% का है। साथ ही साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी आपका 75% का टारगेट दिया हुआ है। तो दिस इज द ओवरऑल टारगेट दैट वी हैव टू अचीव इंडिविजुअली। उसके बाद में अगर आप एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर में 18% ऑफ योर एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हाइयर, सो 18% आपका जो टोटल एडवांसेस है उसका जाना चाहिए एग्रीकल्चर में। ये सेम टारगेट है चाहे आरआरबी की बात करें या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें, लेकिन साथ में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन और दिया हुआ है कि इसमें जो 18% की बात करते हैं तो वहां पर 10% आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में जाना चाहिए, लेकिन ये जो 10% है ये हमको अचीव करना है बाय द एंड ऑफ 2023-24, 22-23 तक जो आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा, सॉरी 23-24 तक, वहां पे जाके आपको इसको अचीव करना है। आगे की स्लाइड में आपको देखने के लिए मिलेगा ये कैसे हमको अचीव करना है। साथ ही साथ में अगर फॉरेन बैंक्स विद लेस देन 20 ब्रांचेस हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर 40% वाली क्राइटेरिया लागू होगी, उसके अलावा और कोई क्राइटेरिया उसके ऊपर लागू नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइजेस की यदि हम लोग बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइजेस जो कि एमएसएमई का एक पार्ट है, एमएसएमई में से सिर्फ माइक्रो के लिए यहाँ स्पेसिफिक टारगेट्स हैं जो कि 7.5% ऑफ योर एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हाइयर। दिस इज सिमिलर फॉर ऑल, आप चाहे आरआरबी की बात करें या स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, यहाँ पे आपका जो टारगेट है 7.5% का है, जो कि बैंक को ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अचीव करना होता है। एडवांस टू वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन के लिए 12% का टारगेट है, जो कि बढ़ के आपका अगर आप बात करें आरआरबी के लिए वो आपका है 15% और 12% आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। तो दिस वाज ओवरऑल टारगेट कि डिफरेंट बैंक्स के लिए क्या है। इसमें अभी हमारे इस कड़ी में रह गया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वो आगे वाली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप आगे वाली स्लाइड जो हम बात कर रहे थे, यहाँ भी 40% का टारगेट आपको दिया हुआ है, जो कि एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हाइयर, बट इट इज इफेक्टिव टिल नाउ, लेकिन इसको इंक्रीज करके 31 मार्च 2024 तक 75% कर दिया गया है। 31 मार्च 2024 तक आते आते अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ये जो टारगेट है वो 75% का रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए बढ़ा के 75% किया गया है एट पार विद रीजनल रूरल बैंक्स। लेकिन आप ये सर्कल छोटा सा देख रहे होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा अपने अगर एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, कि आरबीआई ने 2022-23 के लिए नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स का जो टारगेट रखा है लैंडिंग का, दैट इज 13.78% ऑफ एनबीसी और सीओबी विच एवर इज हाइयर। दिस विल कम अंडर द एग्रीकल्चर हेडिंग ओनली। एग्रीकल्चर का जो 18% का टारगेट है वहां पे 13.78% कहाँ जाना चाहिए आपका, इट शुड गो टू नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स, इट मींस इंडिविजुअल फार्मर्स। अभी जो हम बात कर रहे थे पिछली वाली स्लाइड में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की वीकर सेक्शन के टारगेट के लिए, तो वो आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई हमने जो बात की थी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आपका जो टारगेट रहेगा दैट विल बी 10% बाई 23-24 फाइनेंशियल ईयर। 2023-24 में जाके 10% करना है। इंक्रीमेंटल टारगेट है, 2020-21 से स्टार्ट हुआ था 8%, फिर 9%, फिर 9.5%, उसके बाद में ये 10% तक का आ गया। वीकर सेक्शन टारगेट जो दिए हैं वो 10% से इंक्रीज होके आपके 12% तक गए, 11%, 11.5% एंड देन 12%।
सो दिस इज ओवरऑल टारगेट दैट वी हैव टू अचीव ईयर ऑन ईयर। तो आपके अगर एग्जाम में आता है कि वीकर सेक्शन का टारगेट क्या है प्राइवेट सेक्टर लोन्स के लिए, ऑब्वियसली 23-24 के लिए 12% है, लेकिन पूछ लिया गया 22-23 जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो आप ध्यान रखिए दैट विल बी 11.5% फॉर वीकर सेक्शन, बट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के केस में 9.5%। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आगे देखिए कुछ वन लाइनर्स भी इसमें ऐड हैं। वीकर सेक्शन टारगेट फॉर आरआरबीज, अभी जो हमने देखा वो डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए था, लेकिन रीजनल रूरल बैंक की यदि हम बात करें तो यही टारगेट आपका वीकर सेक्शन के लिए 15% का हो गया है, 15% कर दिया गया है इसको। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा इसको भी। उसके बाद में देखिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बात की गई थी कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारी कंट्री के अंदर जो क्रेडिट डेफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट माने गए हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पर कैपिटा जो एक्सपोजर है प्राइवेट सेक्टर लोन्स का 6,000 रुपए से कम है, तो उन डिस्ट्रिक्ट में यदि आप लोन देते हैं तो आपके दिए गए लोन को 125% का वेटेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप वहां पे 100 रुपए का लोन करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको उसका जो वेटेज रहेगा 125 रुपए का इक्विवेलेंट मिलेगा। लेकिन वहीं पे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में पर कैपिटा एक्सपोजर प्राइवेट सेक्टर लोन्स में 25,000 रुपए से ज्यादा है और वहां पे अगर आप 100 रुपए का एडवांस करते हो तो आपको वेटेज मिलेगा ओनली 90 रुपीज का। सो टू बूस्ट द क्रेडिट पेनिट्रेशन इन द क्रेडिट डिफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट्स, this incentive has been introduced by the government of India और RBI from the financial year 21-22। उसके बाद में देखिए आप बैंक लोन्स टू एनी गवर्नमेंटल एजेंसी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अगर बैंक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को लोन देती है फॉर द रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स, झुग्गी झोपड़ियों को हटा के वहां पे मकान बनाने के लिए अगर लोन दिए जाते हैं बैंक्स को, बैंक्स के द्वारा किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को, तो वो भी आपके प्राइवेटी सेक्टर में जाएंगे, बट जो यूनिट होगी जो घर बनेगा उसका जो एरिया होगा वो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये वन लाइनर्स कुछ थे, बीच में ऐसे और भी आते रहेंगे आपके लिए, तो आप इनको भी ध्यान से सुनते रहिए। अभी देखिए जो कंप्यूटेशन होता है आपका एएनबीसी का वो किस तरीके से होता है। तो पहले तो देखा जाता है बैंक क्रेडिट इन इंडिया, इंडिया में कितना लोन दिया हुआ है, मतलब विद इन कंट्री आपने कितना लोन दिया हुआ है, पहला पॉइंट ये। उसके बाद में बिल रीडिस्काउंटेड विद आरबीआई एंड अदर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब बिल रीडिस्काउंट से पहले बिल डिस्काउंटिंग के बारे में जानिए, वैसे आप लोग बहुत जानते होंगे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा और सुनिए कि भाई कई बार बहुत सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं, बहुत सारे एमएसएमईज होती हैं, मटेरियल परचेज करते हैं, प्रोसेस करके मार्केट में मटेरियल अपना बेच देते हैं। कई बार उनको पैसा कैश में मिलता है, कई बार उधार में उनको बेचना होता है। जब वो उधार में बेचते हैं तो वो बिल रेज करते हैं। अब चूंकि बिजनेस को चलाते रहना है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अभी पैसा मिला नहीं है, सिर्फ बिल्स एक्नॉलेज हुए हैं। तो उन बिल्स के केस में ये इंस्टीट्यूट्स या ये यूनिट्स बैंकों के द्वारा लोन ले लेती हैं अपने बिल्स को एक तरीके से गिरवी रख के। तो सपोज करिए 100 रुपए के बिल्स थे, 100 रुपए के बिल्स के अगेंस्ट में 90 रुपीज का लोन बैंक ने इनको दे दिया। अब वो 90 रुपए का लोन हमने एज ए बैंक कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ी लिक्विडिटी क्रंच है, हम रीडिस्काउंट करा लेते हैं बिल को। तो जो बिल की डिस्काउंटिंग हमने की थी, हमने किसी और इंस्टीट्यूट में जाके उनको रख दिया कि साहब ये इसके अगेंस्ट में 90 रुपए हमने लोन दिया हुआ है और आप हमें 80 रुपए 85 रुपए दे दीजिए, जैसे रियलाइज होगा हम आपका पेमेंट कर देंगे, आपका उधार चुका देंगे। तो ये होती है बिल रीडिस्काउंटिंग। सो इन दैट केस अगर हमने बिल डिस्काउंटिंग की है तो वो तो हमारा एडवांसेस हो गया, लेकिन रीडिस्काउंटिंग करा ली मतलब जो लोन दिया उसके अगेंस्ट में हमने लोन ले लिया, तो इसको रीडिस्काउंटिंग बोल दिया। तो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, जितना भी क्रेडिट आपने दिया है उसमें से इसको माइनस कर दो तो आपका नेट बैंक क्रेडिट आ जाता है। ये हो गई पहला स्टेप। उसके बाद में आपने आरआईडीएफ सुना होगा, रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड, नाबार्ड के द्वारा मेंटेन किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे फंड चलते हैं, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड, सिडबी का कुछ फंड्स हैं, मुद्रा का कुछ फंड्स है। तो इसमें भी अगर कुछ हमने डिपॉजिट किया है इन लिeu ऑफ शॉर्टफॉल इन प्राइवेटी सेक्टर लोन्स अचीवमेंट, हमारे जो टारगेट थे हमने फुलफिल नहीं कर पाए, तो हमने यहाँ पे अगर कुछ पैसा पार्क किया तो वो यहाँ पे अकाउंटिंग में ले लेंगे।
उसके अलावा एलिजिबल अमाउंट फॉर एग्जेम्पशन ऑन इश्यूएंस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स फॉर इंफ्रा एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर हमने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो बॉन्ड्स है उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको ले लेंगे। एडवांसेस एक्सटेंडेड इन इंडिया अगेंस्ट द इंक्रीमेंटल FCNR-B और NRE डिपॉजिट। जैसे कि हम लोग NREs को सर्विसेज देते हैं, वो अपना FCNR-B में डिपॉजिट बनाते हैं या NRE में डिपॉजिट रखते हैं। अगर वो उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम लोन देते हैं और वो डिपॉजिट जो हमारे पास आया है उसके ऊपर CRR और SLR की ऑब्लिगेशन नहीं लगती हैं, तो वो भी यहाँ पे लिया जाता है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड फ्लोटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, हम सब पब्लिक अंडरटेकिंग है या जो भी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा लगा हुआ है तो टाइम टाइम पे कैपिटल इन्फ्यूज भी करती रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है कि बार बार कैपिटल इन्फ्यूज मैं कर तो रहा हूँ आपके अंदर, बट इसका क्या रिटर्न होगा। तो इन दैट केस रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड इशू किए गए कि भाई कैपिटलाइजेशन तो किया गया बैंक का, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। सर्टेन पीरियड के लिए बॉन्ड्स इश्यू हो जाते हैं और जैसे जैसे बैंक को प्रॉफिट आता जाता है इसको पे बैक भी कर दिया जाता है। अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्रायोरिटी सेक्टर, सिक्योरिटाइज असेट में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है, फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज कैप्ट अंडर STM कैटेगरी हेल्ड टू मेच्योरिटी अंडर TLTRO टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस 2.0। सिंपल भाषा में समझिए कि जो RBI का रेपो चलता है, रेपो रेट चलता है, उसके ऊपर दिए गए लोन्स बैंक्स को, ताकि बैंक्स आसानी से आगे और लोन्स को बांटा जा सके। 1 साल से लेके 3 साल तक की इनकी मैच्योरिटी रहती है, उनको भी यहाँ लिया जाता है। बॉन्ड्स डिबेंचर इन नॉन SLR कैटेगरीज अंडर STM कैटेगरी हेल्ड टू मेच्योरिटी। उसके बाद में फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो लास्ट लाइन आ रही है अभी आपके सामने, फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन्वेस्टमेंट मेड आफ्टर 30th August 2007 इज परमिटेड नॉन SLR बॉन्ड्स अंडर STM कैटेगरी। तो इस तरीके से 8-9 पॉइंट्स हैं आपके सामने, वो सब लिए जाते हैं। फिर उसका जैसे 3rd नंबर पॉइंट आया आपका नेट बैंक क्रेडिट प्लस 4th, उसके बाद में माइनस करना है 5, 6 और 7 को, देन प्लस 8 नंबर पॉइंट माइनस 9 एंड प्लस 10 विल गिव यू ANBC एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और दूसरी चीज जो CEOBE के बारे में हम लोग बात करते हैं वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है in terms of bank guarantee और letter of credit, it may be possible, वो आपके साथ में contingent liabilities हैं, may happen और may not happen। so in general जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं या आपके RRBs हैं, इन दिस केस आपका ANBC ही हमेशा ज्यादा रहता है। फॉरेन बैंक्स हो गए या प्राइवेट बैंक्स के केस में इन सर्टेन केसेस इट मे बी पॉसिबल वो आपका CEOBE ज्यादा हो सके, अदरवाइज आपका जो ये ANBC है हमेशा ये ज्यादा रहता है। अब देखिए, जो हमने डिस्कस किया था कि 8 डिफरेंट कैटेगरीज में प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को विभाजित किया है, तो पहला आपका जो देखने में आ रहा है वो है एग्रीकल्चर क्रेडिट। एग्रीकल्चर सेक्टर को भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला फार्म क्रेडिट, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा एंसिलरी। अब फार्म क्रेडिट में भी बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, KCC आपका आता है, स्मॉल टर्म लोन्स आते हैं, सोलर पंप्स फाइनेंस कर दिए वो आते हैं, वेयर हाउस रिसीट आपने दे दी वो आते हैं। तो वेयर हाउस रिसीट के केस में अमाउंट देख लीजिए 50 लाख रुपीस। वेयर हाउस अगर आपने वेयर हाउस रिसीट फाइनेंस किया है तो अप टू 50 लाख रुपीस आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, तो 75 लाख रुपीस तक दिया गया एडवांस आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद में फार्म क्रेडिट में ही फार्म क्रेडिट टू कॉर्पोरेट फार्मर्स भी आता है। तो सिंपल समझिए इसको, कॉर्पोरेट फार्मर्स के लिए लिमिट जो रखी है फार्म क्रेडिट की वो 2 करोड़ रुपए तक की है। 2 करोड़ रुपए तक का दिया गया एडवांसेस कॉर्पोरेट फार्मर्स को फार्म क्रेडिट में प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। लेकिन वेयर हाउस रिसीट का 50 लाख रुपीस और 75 लाख रुपीस अमाउंट रहेगा। साथ ही साथ में एक FPO करके एक स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि नाबार्ड के द्वारा चलाई जाती है। वहां पे अगर 5 करोड़ तक का लोन देते हो आप कॉर्पोरेट फार्मर्स को, SHGs को दे देते हो, तो वो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जाता है। तो सिंपल कॉर्पोरेट फार्मर्स को 2 करोड़ तक का दिया गया लोन, या FPO के केस में 5 करोड़ और वेयर हाउस रिसीट के केस में 50 लाख। निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है 75 लाख रुपए। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर इंफ्रा। इंफ्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अनाज तो आपने उगा लिया, रखेंगे कहाँ पे।
अनाज उगा लिया, रखने की व्यवस्था हो गई, लेकिन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको जो दाम अच्छा नहीं मिल पा रहा है, आपके मार्केट यार्ड नहीं है, या फिर गोडाउन प्रॉपर नहीं है, या उसकी ग्रेडिंग करने की फैसिलिटी नहीं है, तो अगेन उसको भी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लॉज ऐड कर दिया कि साहब एग्रीकल्चर इंफ्रा में दिए गए लोन 100 करोड़ रुपए तक बैंकिंग सिस्टम से 100 करोड़ तक दिए गए, वो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर के पार्ट बनेंगे। अब बैंकिंग सिस्टम की बात होती है तो ऑल बैंक्स, हो सकता है भाई 5 करोड़ किसी एक बैंक से लिए हैं, 10 करोड़ किसी एक बैंक से लिए, तो ओवरऑल 100 करोड़ का एक्सपोजर यदि किसी बोरोवर का है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो वो 100 करोड़ पूरे के पूरे आपके प्रायोरिटी सेक्टर में चले जाते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया, एग्रीबायोटेक्नोलॉजी हो गई, सीड प्रोडक्शन हो गया। तो आजकल बहुत सारे इनोवेशन एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, इंफ्रा सेक्टर में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी एग्रीकल्चर इंफ्रा में जाती हैं। उसके बाद में एंसिलरी सर्विसेज या सर्टेन सपोर्टिव सर्विसेज, जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी आ जाती हैं, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर आपके राइस मिल्स हो गए एटसेट्रा, ये भी आपके आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट क्लासिफिकेशन दिया है। लोन्स अप टू ₹5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनसे अगर वो मटेरियल खरीदते हैं तो अप टू 5 करोड़ वहां देना है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू यूसीबीज। यूसीबी स्टैंड फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला गया। लोन्स अप टू ₹50 करोड़, हम पहले भी बात करके आए कि स्टार्टअप को दिए गए 50 करोड़ तक के लोन आपके फिर से क्लासिफाई हो जाएंगे आपके प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स के लिए। उसके बाद में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो ऑयल मिल्स हो आपके या फिर राइस मिल्स हो, इसके अलावा बहुत सारी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री से 100 करोड़ तक का एक्सपोजर, इनके लिए भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीजें हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा एग्रीकल्चर का काम। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एमएसएमई। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप इसका क्लासिफिकेशन याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है आप ये देख लीजिए, बस 1, 10, 50, और इंडिविजुअल फिगर्स को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने आपको टर्नओवर मिल जाएगा। दैट्स ऑल। एमएसएमई को दिए गए लोन्स आपके प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई होते हैं, बट स्पेसिफिकली टारगेट आपको किसका दिया गया है? दैट इज ओनली माइक्रो, 7.5% ऑफ योर एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हाइयर। अब आते हैं हम एक्सपोर्ट क्रेडिट। एक्सपोर्ट क्रेडिट, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी फॉरेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज के साथ हम लोग डील करते हैं, लेकिन जो डील होती है बिटवीन टू कंट्रीज वो किस चीज में सेटल होती है हमारी? इट सेटल्स इन डॉलर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बिकॉज डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया, इट्स ए स्टेबल करेंसी, और सारी कंट्रीज ने इसको मान्यता दी हुई है। जस्ट बिकॉज ऑफ यूक्रेन और रशिया का जो वार चालू हुआ उसकी वजह से रुपी और रुबल में थोड़ा सा ट्रांजैक्शन चालू हो गया है, बट अभी भी अधिकतर कंट्रीज डॉलर में डील करती हैं। तो आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे आपके पास फॉरेक्स उतना आएगा। तो अगेन फॉरेक्स को भी यहाँ पे रखा गया, सॉरी, आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट को यहाँ पे रखा गया ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोन्स दें, फॉरेक्स को बढ़ावा दें और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो। तो इसमें जो आपका टारगेट है वो देख लीजिए। पहले हम डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं, फिर फॉरेन बैंक विद 20 ब्रांचेस एंड अबव और लेस देन 20 ब्रांचेस। ये 3 कैटेगरी हैं एक्सपोर्ट के केस में। डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स में क्या बोला गया है कि इंक्रीमेंटल क्रेडिट अप टू 2% ऑफ एनबीसी और सीईओबी विच एवर इज हाइयर, सब्जेक्ट टू ए सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू ₹40 करोड़ पर बोरोवर। सिंपल। प्रीसीडिंग ईयर में आपका क्या एडवांसेस था एक्सपोर्ट में, उसका अप टू 2% आपका टारगेट है साहब। ये टारगेट है, अप टू 2%। ज्यादा करते हैं नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बट अप टू 2% करना है। और पर बोरोवर आप 40 करोड़ तक का मैक्सिमम पर बोरोवर फाइनेंस दे सकते हो फॉर द क्लासिफिकेशन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि 40 करोड़ के ऊपर का अगर एडवांसेस आपके पास रिक्वेस्ट आती है वो नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन वो आपका जो क्लासिफिकेशन है वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं होगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। एक रिक्वेस्ट आई है कि पीछे वाला स्लाइड नहीं दिख रहा है, ओके, थोड़ा सा देखना है आपका। ओके सर, ये एमएसएमई वाला स्लाइड शो करिए, ये लीजिए सर, ये आपका एमएसएमई वाला स्लाइड जो आपका एक मैसेज था। शशांक जी, आप सिंपल याद कर लीजिए इसको, फिगर लिख लीजिए 1, 10, 50,
अभी सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सब एक है, किसी के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं है। और सीबीजी के लिए एक क्वेश्चन आया था, सीबीजी के लिए 100 करोड़ का क्लासिफिकेशन है, 100 करोड़ तक का एडवांसेस अप टू बैंकिंग इंडस्ट्री, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री से 100 करोड़ तक का आप देते हैं तो वो भी क्लासिफाई होता है। बस आप 1 10 50 याद करिए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, आपका फिगर आ गया। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो हम एक्सपोर्ट क्रेडिट के बारे में बात कर रहे थे, फॉरेन बैंक्स विद 20%, सॉरी 20 ब्रांचेस एंड अबव, so in this case also up to 2% of ANBC और COB whichever is higher, पहली चीज। बट 40 करोड़ वाला क्लॉज इसके अंदर नहीं लगता है। और जहां पे फॉरेन बैंक्स की लेस देन 20 ब्रांचेस हैं, वहां पे एक्सपोर्ट क्रेडिट अप टू 32%, जो कि हमने पहले जो डिस्कस कर रहे थे कि भाई टारगेट कितना है 40% ऑफ ANBC, लेकिन जहां पे ब्रांचेस फॉरेन बैंक की 20 से कम है तो उनको एक्सपोर्ट क्रेडिट में अप टू 32% का एक्सपोजर दे सकते हैं। बाकी बचा 8%, जो डिफरेंट 7 एरियाज बचे ना, 7 सेक्टर्स, जिसमें फार्म क्रेडिट भी आता है, आपका एजुकेशन हाउसिंग भी आता है, तो 8% उसमें जाएगा। अब आ जाइए एजुकेशन एंड हाउसिंग, किसी भी सोसाइटी की बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है साहब। हर एक इंसान का एक सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो, हाउसिंग। हर एक इंसान का सपना होता है कि अच्छी एजुकेशन मिले, और राइट टू एजुकेशन है ही हमारे यहाँ कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो अब मैं जो एजुकेशन लोन के बारे में बताऊंगा आपको, बड़ा ध्यान से सुनिएगा साहब, ये बड़ा ट्रिकी हो चुका है, बड़ा टेक्निकल हो गया है। तो लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग ₹20 lakhs विल बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर। तो सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि 4 सितंबर 2020 को जो रिवाइज गाइडलाइन आरबीआई ने दी, उससे पहले तक जो एजुकेशन लोन का क्लासिफिकेशन होता था प्राइवेट सेक्टर में, वो 10 लाख रुपए का था। लेकिन वहां पे आप सैंक्शन 50 लाख रुपए किए हैं, आउटस्टैंडिंग 40 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो आपका 10 लाख रुपए उस आउटस्टैंडिंग में से प्रायोरिटी सेक्टर में जाता था, रेस्ट 30 लाख नॉन प्रायोरिटी में जाता था। लेकिन अभी 4 सितंबर 2020 को आरबीआई ने क्लियर कर दिया है कि साहब आप 20 लाख रुपए तक लोन सैंक्शन करेंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग कितना भी हो प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। लेकिन आपने सैंक्शन 20 लाख 1 रुपए भी कर दिया, चाहे उसमें आउटस्टैंडिंग 5 लाख रुपए ही क्यों ना हो, वो नॉन प्रायोरिटी में जाएगा। तो अब इसको और मैं समझाता हूं आपको कि आपने अपने बैंक से किसी स्टूडेंट को लोन दिया और सैंक्शन किया 20 लाख रुपए। सपोज करिए 3 साल का कोर्स था, मोराटोरियम भी दे दिया, तो ड्यूरिंग मोराटोरियम इंटरेस्ट उसमें लगा, आज की डेट में 22 लाख रुपए का उसका आउटस्टैंडिंग आ गया, तो पूरा 22 लाख रुपए आपका चला जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर के क्लासिफिकेशन में। लेकिन किसी स्टूडेंट को आपने 20 लाख 1 रुपए का लोन सैंक्शन किया और उसका डिसबर्समेंट 10 लाख रुपए हुआ, उसका आउटस्टैंडिंग 12 लाख रुपए ही है, या पूरा डिसबर्स आपने कर दिया, आउटस्टैंडिंग कितना भी हो, वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं जाएगा। तो आप क्लियर रखिएगा, 20 लाख रुपए तक सैंक्शन, आउटस्टैंडिंग कितना भी हो प्रायोरिटी सेक्टर, 20 लाख 1 रुपए भी सैंक्शन हो गया, आउटस्टैंडिंग कितना भी हो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज हाउसिंग। हाउसिंग में देखिए 2 ही कैटेगरी है साहब, एक तो मेट्रो, एक अदर्स। तो मेट्रो के केस में देखिए 45 लाख रुपए की यूनिट और मैक्सिमम लोन उसके अगेंस्ट में 45 ये मेट्रो का क्लासिफिकेशन हो गया आपका। अदर्स में, अदर देन मेट्रो जितने भी सेंटर है साहब, वहां पे 30 लाख रुपए की यूनिट और 25 लाख रुपए का लोन, सिंपल। नाउ अब भाई घर ले लिया तो उसका रिपेयर रिनोवेशन की भी जरूरत हो सकती है, तो रिपेयर रिनोवेशन के लिए भी साहब दिया गया है कि मेट्रो में 10 लाख रुपए तक का दिया गया लोन, अदर सेंटर पे 6 लाख रुपए तक का दिया गया लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाएगा। नाउ एक चीज और कि भाई जो हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस हैं या एनबीएफसीज हैं, इनके पास सोर्सेज ऑफ फंड नहीं होते। जैसे हम लोग बैंक से हैं या आप लोग जो बैंक में काम करते हैं, हमारे पास डिपॉजिट आ रहा है सर, अब वो डिपॉजिट को हम एडवांसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एडवांस देते हैं उसी के ब्याज में। लेकिन जो एनबीएफसीज हैं, जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं, उनके पास कोई सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं है। तो इन दिस केस वो लोन्स अवेल करते हैं डिफरेंट बैंक से, और जब डिफरेंट बैंक्स उनको लोन देती है और वो उसी पैसे को ऑन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑन लैंडिंग एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिएगा, ऑन लैंडिंग। तो ऑन लैंडिंग के लिए उस फंड को इस्तेमाल करते हैं। तो 20 लाख रुपए प्रति बोरोवर, इंडिविजुअल बोरोवर को यदि वो देते हैं तो अगेन वो आपका प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन एंड हाउसिंग। अभी हम आगे चलते हैं इसमें। अब सोशल इंफ्रा,
भाई सोसाइटी है, नेशन है पूरा एक बड़ा सा, उसकी पूरी सोसाइटी है, नागरिक हैं, तो उनके लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं। फॉर एग्जाम्पल आप 10-15 साल पहले का कल्पना करें, आप ट्रेवल करते थे हाईवेज पे या रेलवे से, जब हम स्टेशन पे या बस स्टैंड पे उतरते थे तो सैनिटेशन फैसिलिटीज बड़ी ठीक ठाक नहीं मिलती थी। आज की डेट में आप देखिए स्लब कॉम्प्लेक्स जगह जगह मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोकस है गवर्नमेंट का कि भाई हमें सोशल इंफ्रा डेवलप करना है। तो स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो गई, आपकी सैनिटेशन सेंटर्स हो गए, ऑल दीज कम अंडर सोशल इंफ्रा। तो सोशल इंफ्रा को डेवलप करने के लिए बैंकों के द्वारा दिया गया 5 करोड़ तक का एडवांस आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनता है। वहीं पे अगर आयुष्मान भारत, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, आयुष्मान भारत के द्वारा अप्रूव्ड कोई प्रोजेक्ट आपके पास आता है फॉर दी हेल्थ सेंटर्स, तो वहां पे आप 10 करोड़ तक का लोन देंगे तो भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। तो सोशल इंफ्रा में दो ही कैटेगरी, 5 करोड़ 10 करोड़। आयुष्मान भारत है तो भाई 10 करोड़, अदरवाइज 5 करोड़, सिंपल। टीयर बेस्ड क्लासिफिकेशन भी एक बार देख लीजिए साहब, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग टीयर 1 में 1 लाख या उसके ऊपर की पॉपुलेशन होगी तो टीयर 1। टीयर 2 की यदि बात करें 85,000 से लेकर 99,999। टीयर 3 20,000 से लेकर 49,999। टीयर 4 10,000 से सॉरी 10,000 से लेकर 19,999। और टीयर 5 5,000 से लेकर 9,999। टीयर 6 आपके लेस देन 5,000। बट एक लास्ट में आप एक सेंटेंस लिखा देख रहे होंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं उसके लिए लेस देन 1 लाख वाली जो लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी, मींस टीयर 2 से लेके 6। और वैसे भी आयुष्मान भारत में टीयर 2 से लेके टीयर 6 तक के सेंटर्स ही काउंट किए जाएंगे फॉर दिस पर्पस। नाउ रिन्यूएबल एनर्जी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में आप भी देख रहे होंगे कि लोग अपनी छतों के ऊपर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बिजली के बिल से झंझट मिले, रिन्यूएबल एनर्जी उनके पास आए। और अगर आप एडिशनल जनरेट करते हैं तो आप सप्लाई भी कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इन लिeu ऑफ दैट दे विल पे सर्टेन अमाउंट टू यू। सो बैंकों के द्वारा दिया गया 30 करोड़ तक का लोन फॉर द सेटअप ऑफ बिग सोलर पावर प्लांट, बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर्स एटसेट्रा, तो 30 करोड़ तक का दिया गया लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनता है। इंडिविजुअल्स को अगर देते हैं तो 10 लाख रुपए की लिमिट है। से अगर आप अपने घर की छतों पे लगाना चाहते हैं तो आपके लिए लिमिट हो गई 10 लाख। याद करने का तरीका, भाई मुझे अपने घर में लगाना है, 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा, प्रायोरिटी सेक्टर हो जाएगा साहब। लेकिन हाँ, अगर कॉमर्शियल लगेगा 30 करोड़ तक एडवांस जा सकता है बैंक से पर्टिकुलर एंटिटी को, वो पूरा आपका प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बन जाएगा। अदर्स में देख लीजिए बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, बहुत सारी एंटिटीज आती हैं इसमें। वन बाय वन मैं आपके लिए इसको रीड आउट करता हूँ, एक्सप्लेन भी मैं आपको करता जाता हूँ इसको। Loans not exceeding rupee 1 lakh per borrower provided directly by banks to individuals, and individual member of SHG JLG provided the individual borrowers household income should not exceed 1 lakh in rural areas and 1.60 lakh in non-rural areas, and loan not exceeding rupees 2 lakh to SHG or JLG by banks, which should be used फॉर द पर्पस ऑफ अदर देन एमएसएमई और एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 लाख रुपए तक का लोन इंडिविजुअल को या एसएचजीज के मेंबर्स को, या 2 लाख रुपए तक का लोन एसएचजीज और जेएलजीज को, जहां पे इंडिविजुअल बोरोवर की ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख रुपए से ज्यादा आय ना हो और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में 1,60,000 से ज्यादा उसकी आय ना हो। लेकिन ये जो पैसा है एग्रीकल्चर और एमएसएमई एक्टिविटी में यूज नहीं होगा, इसको यूज करेंगे वो सोशल नीड्स के लिए। फॉर एग्जांपल कोई कॉमन टॉयलेट सेंटर है उनका, उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, या घर के अंदर कुछ उन्हें रिपेयर रेनोवेशन करना, उसके लिए भी वो यूज कर सकते हैं। तो फॉर कॉमन फैसिलिटीज वो यूज किया जा सकता है। सेकंड, लोन्स टू डिस्ट्रेस पर्संस, मींस जो साहूकारों द्वारा दिए गए लोन्स के नीचे दबे हुए हैं अदर देन फार्मर्स। तो इन दिस केस 1 लाख पर बोरोवर। Loan sanctioned to state-sponsored organization for scheduled caste, scheduled tribes for the specific purpose of purchase and supply of inputs and other marketing of the outputs of the beneficiaries of these organizations. So, स्टेट गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रमोट करने के लिए कोई इंडिविजुअल स्कीम चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत अगर आप लोन सैंक्शन करते हैं
ताकि वो अपने इनपुट्स खरीद सकें या फिर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकें या आउटपुट्स अच्छे से दे पाएं। इन दैट केस ऑल्सो वो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बनेंगे। लास्ट पॉइंट, लोन्स टू स्टार्टअप अप टू 50 करोड़, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको आगे चलते हैं। नाउ वीकर सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टारगेट्स हैं, हम लोग डिस्कस ऑलरेडी करके आए हैं। तो आपकी वीकर सेक्शन में भी काफी सारे आइटम्स आते हैं, जैसे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। फॉर एग्जांपल आपने केसीसी दिया किसी स्मॉल फार्मर्स को, तो आपका इसका क्लासिफिकेशन दो जगह हो गया साहब, एग्रीकल्चर में फार्म क्रेडिट में हो गया, साथ ही साथ में वीकर सेक्शन में भी हो गया। आर्टिजन विलेज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसे हथकरघा हो गए, तो उनको भी 1 लाख रुपए तक का दिया गया लोन आपका प्रायोरिटी सेक्टर में जाएगा। बेनिफिशियरी अंडर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से एनआरएलएम एनयूएलएम में दिए गए लोन्स, वो भी आपके प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के कोई बेनिफिशियरीज हैं, उनको दिए गए लोन आपके प्रायोरिटी सेक्टर में जाएंगे। एसएचजीज हो गई, उसके दिए गए लोन्स आपके प्रायोरिटी सेक्टर में जाएंगे। डिस्ट्रेस फार्मर्स हो गए, डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर्स हो गए, आपके इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज हो गई, अप टू 1 लाख रुपीज हो गया। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यस, उनको भी यदि आप लोन देते हैं तो वो भी आपके यहाँ पे आ जाएंगे। माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज मे बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड की गई कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, तो उनको भी यदि लोन देते हैं तो वो भी आपके वीकर सेक्शन में आते हैं और उनको भी आप लोन दीजिए, यस, वो भी यहाँ क्लासिफाई होते हैं। और जितने भी जनधन के खाते चल रहे हैं उसमें आपने यदि ओडी दी हुई है अपनी बैंक्स में, तो वो जितना भी ओडी आपने दिया है वो पूरा अमाउंट आपका प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाएगा। अब साहब ये तो हमारी कैटेगरी हो गई जो हमने एक एक करके डिस्कस कर ली कि टारगेट ये है, हमको अचीवमेंट करना है। एग्रीकल्चर में ये 3 आइटम्स हैं, हाउसिंग में इतना अमाउंट है, एजुकेशन में इतना अमाउंट है। लेकिन साहब ये टारगेट्स हैं, टारगेट आपको अचीव करने हैं। बट इन केस ऑफ नॉन अचीवमेंट, अगर आपने अचीवमेंट नहीं किया फिर क्या ट्रीटमेंट होगा वो आप देखिए। अब सो नॉन अचीवमेंट के केस में जो शॉर्टफॉल आया है, से एग्जांपल कि आपका जो एडवांसेस है वो 1 लाख करोड़ का था, तो इन दैट केस 40,000 करोड़ आपको प्रायोरिटी सेक्टर में आना था। आप 40,000 करोड़ नहीं कर पाए, आपने 30,000 करोड़ कर लिया, अब 10,000 करोड़ का शॉर्टफॉल है। तो अब वो 10,000 करोड़ का जो शॉर्टफॉल है उसको मीट आउट करने के लिए या तो आप पैसा आरआईडीएफ में रख दें जो कि नाबार्ड द्वारा मेंटेन होता है, या एनएचबी के पास, सिडबी के पास, जहां पे गवर्नमेंट को जरूरत है वो फिर उस पैसे को इन दैट प्रोजेक्ट वो यूज कर लेगी। अब वहां पे आपका फंड ब्लॉक हो जाता है साहब, कभी 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो वहां पे जो रिटर्न है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी मिनिमल, बहुत कम आता है। से 1% से लेके 2%, 2.5% मैक्सिमम आपके पास आता है, क्योंकि इसको बोला जाता है बैंक रेट -2 to 5%, तो 6.5 तो आपका बैंक रेट चल रहा है। कहीं आरबीआई ने बोला -4% करके देंगे तो 2.5% हो गया साहब, जो आपकी कॉस्ट ऑफ फंड है वो भी नहीं निकल पाएगी। सो अब इस केस में क्या सॉल्यूशन है? अब इस केस में एक सॉल्यूशन है, आरबीआई ने एक सर्टिफिकेट इशू करने की पावर दी बैंक्स को, जिसको बोला गया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स, जो कि एज ए बैंकर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बैंक है जिसको 40% का टारगेट था या 75 का था, जो भी है, उसने 40 की जगह, मतलब जो उसका टारगेट है उसको सरपास कर लिया। हम 40% लेके चलते हैं, सपोज करिए किसी बैंक ने 50% कर लिया। अब जिसने ज्यादा किया है तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कोई तरीका ढूंढा जाए, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए पीएसएलसी को लॉन्च किया गया, प्रायोरिटी सेक्टर लोन सर्टिफिकेट या लैंडिंग सर्टिफिकेट, आप दोनों बोल सकते हैं इसको। इसका तात्पर्य यह है कि अगर बैंक ए ने अपना टारगेट सरपास किया और बैंक बी का शॉर्टफॉल है, तो बैंक बी अपना शॉर्टफॉल किए गए पैसे को आरआईडीएफ या एनएचबी के साथ ना रखते हुए वो सर्टिफिकेट को खरीद ले बाय पेइंग सर्टेन कमीशन, क्योंकि जब भी खरीदने बेचने की बात आती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है साहब, कुछ ना कुछ पैसा वहां पे लगता है। तो जब आप अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए कोई सर्टिफिकेट खरीद रहे हैं तो आपको कुछ कमीशन, कुछ फी पे करनी होगी जिस बैंक से आप खरीदते हो। तो इन दिस केस वो किस तरीके से काम करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, उनका क्या मैकेनिज्म है, वो बड़ा ध्यान से सुनिए। तो ये देखिए आपके सामने, पहले तो एक क्लासिक डेफिनेशन है, PLCs आर अ मैकेनिज्म टू इनेबल बैंक्स टू अचीव द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट एंड सब टारगेट्स बाय परचेज ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। जो आपका टारगेट था या आपके सब टारगेट हैं प्रायोरिटी सेक्टर के,
अचीव नहीं हुए, शॉर्टफॉल आ गया, तो उनको फुलफिल करने के लिए आप ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हो। दिस ऑल्सो इंसेंटिवाइज सरप्लस बैंक एज इट अलाउज देम टू सेल देयर एक्सेस अचीवमेंट। तो जिसने एक्सेस अचीवमेंट किया है वो अपने सर्टिफिकेट को सेल कर सकते हैं और उसके ऊपर कमीशन कमा सकते हैं। दिस इज द इंसेंटिवाइजेशन। सब अंडर द PSLC mechanism, the seller sells fulfillment of priority sector obligation and the buyer buys the obligation with no transfer of risk और लोन असेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि यहाँ पे जो एडवांसेस जिस बैंक ने किए हैं, मींस सेलर बैंक ने जो किए हैं, वो उसकी ही बुक्स में देखेंगे। उसकी जो रिस्क है वो उसी बैंक के पास रहेगी जिसने वो लोन्स किए हैं, लेकिन जिसने सर्टिफिकेट खरीदे हैं वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में उसको इश्यू हो जाएगा कि यस, इतना सर्टिफिकेट इस पर्टिकुलर कैटेगरी से हमने बेचा है और इतना कमीशन इनसे ले लिया, ये आरबीआई को हमें डिस्क्लोजर देना होगा। तो यहाँ पे असेट आपके पास ही रहेंगे, जो सेलर है उसी के पास असेट रहेगा, उसकी रिस्क भी उसी के पास रहेगी। आगे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यहाँ पे दो बैंक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बैंक ए है, बैंक बी है। बैंक ए का जो टोटल लोन है 100 करोड़ का है साहब, प्राइवेट सेक्टर लोन्स उसने 50 करोड़ किए, मींस 40% का टारगेट था, उसने किया है 50%, 10 करोड़ से उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया। अब बैंक बी जो है सामने बैठा हुआ है, उसको क्या दिख रहा है कि भाई मेरा जो टारगेट मुझे अचीव करना था वो 20 करोड़ रुपए था, जो कि मैंने नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ 15 करोड़ के लोन दिए। टारगेट अचीवमेंट हुआ है 30%, 5 करोड़ का शॉर्टफॉल। बैंक बी ने बोला बैंक कैसे कि साहब आपने ओवर अचीवमेंट किया है, तो 5 करोड़ के एडवांसेस आप सर्टिफिकेट के फॉर्म में मुझे इशू कर दो। तो जब ये सर्टिफिकेट बैंक ए इशू करेगा बैंक बी को, तो बैंक बी एक सर्टेन कमीशन बैंक ए को दे देगी और वो कमीशन P&L का पार्ट बनेगा बैंक ए के। तो बस ये ध्यान रखिए कि प्राइवेट सेक्टर के लोन सिर्फ एक ऐसे इकलौते लोन्स हैं जो आपको इंटरेस्ट कमा के देते हैं, साथ ही साथ में कमीशन भी कमा के देते हैं। इनकी ट्रेडिंग ई कुबेर पोर्टल के ऊपर होती है, जहाँ पे हर एक बैंक अपने द्वारा ओवर अचीव किए गए सर्टिफिकेट्स को डिस्प्ले करता है, और जिन बैंक्स को शॉर्टफॉल आया है दे कैन परचेज इन दैट मोड ओनली। ई कुबेर पोर्टल आरबीआई के द्वारा हैंडल किया जाता है, सारे बैंक्स के पास उनका यूजर आईडी पासवर्ड होता है, तो वहां से जाके ये लोग खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसके द्वारा कमीशन कमाया जा सकता है। हो सकता है आप अपने बैंक्स की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैलेंस शीट है या एनालिस्ट प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा ध्यान से देखें, तो आपको भी देखने को मिलेगा कि साहब जो PSLC के सर्टिफिकेट यदि आपके बैंक ने बेचे होंगे तो PSLC सोल्ड इतने अमाउंट का और इसके अगेंस्ट में इतना कमीशन कमाए से 50 करोड़ 100 करोड़, ये कमीशन भी वहां देखने को मिलेगा। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम आर P&L पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, क्योंकि इंटरेस्ट भी कमा के दे रहे हैं, कमीशन भी देंगे साहब अगर आपने ओवर अचीव कर लिया तो। नाउ वैलिडिटी ऑफ PSLC ये समझ लीजिए आप साहब, जो वैलिडिटी है PSLC की वो 31 मार्च तक ही रहती है जिस भी फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है। जैसे कि ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, अगर आज की डेट में किसी बैंक ने PSLC सर्टिफिकेट खरीदा होगा तो 31 मार्च 2023 तक इसकी वैलिडिटी है। जैसे ही 1 अप्रैल आएगा ये जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी खत्म, वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ओके, एलिजिबल कैटेगरीज आप देख लीजिए PSLC में क्या क्या होती हैं। PSLC जनरल, आपने इंडिविजुअल जैसे सपोज करिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का टारगेट कर लिया, माइक्रो एंटरप्राइजेस का कर लिया, एग्रीकल्चर का कर लिया, बट ओवरऑल टारगेट आपका जो 40% का था वो नहीं हो पाया साहब, 35 पे रह गए, तो इस केस में आप PSLC जनरल खरीदेंगे। लेकिन आपने ओवरऑल कर लिया और इंडिविजुअल किसी कैटेगरी में शॉर्टफॉल आ गया, तो फिर आप PSLC जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी आपकी जहां शॉर्टफॉल है, से माइक्रो एंटरप्राइजेस में, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस खरीदा जाएगा, बट सब्जेक्ट टू ऑडिट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई इनका ऑडिट करेगी, सेलर और बायर दोनों का, और सब चीजें सही है ओके, इट विल बी क्लासिफाइड, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट बन जाएंगे। और अगर शॉर्टफॉल आए तो आप इनको खरीद के अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर सकते हो। और एक और बेनिफिट मैं आपको इसका बताता हूँ PSLC का। फॉर एग्जाम्पल आपका एडवांसेस का पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ का है, तो इस केस में 2 लाख करोड़ आपको, दैट इज 40%, मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, RRB का 75 तो और भी ज्यादा हो जाएगा, आप 40% दैट इज 2 लाख करोड़ आपका जाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। लेकिन सपोज करिए आपने सिर्फ 1 लाख करोड़ ही वहां पे प्राइवेट सेक्टर में दे पाए लोन्स, अब शॉर्टफॉल आया 1 लाख करोड़ का,
अब आप 1 लाख करोड़ को RIDF में रख दो, जहाँ पे नॉमिनल आपको रिटर्न मिलेगा, आपके कॉस्ट ऑफ फंड भी नहीं निकल पाएगी, और 1 लाख करोड़ काफी लंबे समय तक वहां ब्लॉक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेट में रूरल इंफ्रा को डेवलप किया जा रहा है, उसका टेन्योर है 7 ईयर्स का, तो वो 7 साल के लिए फंड फंस गया आपका, वहां पे कोई रिटर्न आ नहीं रहा, कॉस्ट ऑफ फंड भी नहीं निकल रही। तो जनरली बैंक्स करते क्या है, इतने बड़े अमाउंट को यहाँ ना फंसाते हुए दे परचेज PSLC सर्टिफिकेट। और जनरली आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स ये एक्सरसाइज करते हैं, बिकॉज दे फोकस ऑन डिफरेंट कैटेगरीज लोन्स, और इनका जो एक्सपोजर है रूरल सेमी अर्बन में काफी कम होता है, जिसकी वजह से उनको थोड़ी दिक्कत होती है इस अचीवमेंट में, तो वो अपनी ऑब्लिगेशंस PSLC खरीद के कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, बैंक लोन्स टू NBFC फॉर ऑन लैंडिंग। पहले हम ऑन लैंडिंग की बात करके आए थे भाई, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को अगर बैंकों के द्वारा दिया गया लोन है तो अप टू 20 लाख रुपीस वो आगे देते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में काउंट हो जाएगा। लेकिन एग्री और माइक्रो भी है हमारे पास, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं। तो एग्री के केस में अगर बैंक्स लोन देती हैं NBFCs को, तो वो NBFC अगर आगे इंडिविजुअल बोरोवर्स को लोन देती है तो अप टू 10 लाख रुपीस प्राइवेट सेक्टर का पार्ट बनेगा। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के केस में ऑन लैंडिंग NBFC के द्वारा यदि की जाती है तो 20 लाख रुपए तक का दिया गया इंडिविजुअल बोरोवर्स को लोन भी आपका प्राइवेट सेक्टर का पार्ट बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता था, ये सारी मैंने आपके साथ में शेयर की 1 बाय 1। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। जो इंफॉर्मेशन दी गई है मेरे द्वारा काफी आपको हेल्प करेगी इन अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ योर्स। एंड जो भी पार्टिसिपेंट आगे चल के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका एग्जाम नहीं है वो नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगेन आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट फ्यूचर। एक यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कोट है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। साहब हौसला रखिए, विजय आपकी ही होगी। तो धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। कोई सवाल हो तो ले लो। हाँ, आपका अगर आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी सर, बोलिए। सर, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर में वीकर सेक्शन में अभी 11.5 हाँ जी तो हाँ तो हम लोग तो अभी जैसे कि अभी का जो प्रायोरिटी सेक्टर का है वो 12% था, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन सा देखे, 11.5 या 12? सर देखिए, अगर वहां पे स्पेसिफिक आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 बोले तो 12%, अगर स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है तो हम करंट फाइनेंशियल ईयर मान के चलेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक अगर है तो वो आप स्पेसिफिक आंसर देंगे, स्पेसिफिक नहीं है तो करंट फाइनेंशियल ईयर को मान के चलेंगे। ओके। तो आप सभी साथी जो हैं ध्यान पूर्वक आज के प्रियॉरिटी सेक्टर जो रिवाइज गाइडलाइन है उसको, हमारे जो लर्नेड फैकल्टी हैं श्रीमान रवि तिवारी साहब हमारे दोस्त भी हैं, तो इनसे सुना होगा। आप से चाहूंगा कि कुछ फीडबैक हमारे फटाफट दें। वाह, कृपा सागर जी, वेरी गुड क्लास, बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। वाह और बहुत ही बढ़िया क्लास हुआ, मतलब पूरा प्रायोरिटी सेक्टर पूरा एकदम से रिवीजन हो गया सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राणा जी कहाँ से बोल रहे हैं? अगरतला से? अगरतला से सर। वाह, चलो बढ़िया, थैंक यू कर दो सर को, जरा थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सर, बहुत ही धन्यवाद आपको। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर बहुत ही अच्छा क्लास था सर, और बहुत ही एकदम क्लियर हर चीज सर मेंशन किए है ना। और बहुत मतलब बहुत अच्छा क्लास था सर। अभी भी क्लास हम लोग बहुत किए हैं सर, आप भी अच्छा कराते हैं और सर भी बहुत अच्छा क्लास दिए सर। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, एकदम टोटल क्रिस्टल क्लियर था पूरा। बहुत बढ़िया। हाँ, जी पूरा पूरा क्रिस्टल क्लियर था। जी जी ओके ओके। जी सर, जी सर। और वो प्रायोरिटी सेक्टर में सर क्या होता है ना, वो डेटा जितने भी सारे डेटा होते हैं उसमें कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, तो सर का क्लास के बाद ये पूरा जो है ना एक मतलब एक ट्रांसपेरेंसी आ गया, कौन सा किसमें क्या क्या होगा। बहुत बढ़िया।
तो मेरे ख्याल से जितने अच्छे से हमारे रवि साहब ने आप लोग को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में परत दर परत आपको प्रायोरिटी सेक्टर के आइटम से लेके, प्रायोरिटी सेक्टर के कॉन्सेप्ट से लेके, उसके रिकमेंडेशन से लेके और उसके कितना आइटम्स हैं और प्रायोरिटी सेक्टर में एक एक आइटम्स को कवर किया, साथ ही प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट को किया, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, फिर उसके बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, अदर प्रायोरिटी सेक्टर और आपका वीकर सेक्शन, और फिर उसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। तो मेरे ख्याल से ये जो सेशन है आप दोबारा देखेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। फिर इसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे, फिर आप अपने जो पढ़े हुए हैं उन चीज़ों का आपको अभ्यास करना होगा, क्योंकि जिस तरह पंचसूत्र होता है ना, उसी पंचसूत्र का पालन करना है। पढ़ना, समझना, लिखना, दोहराना और अभ्यास करना, ये आपको करना होगा। तो राजू नयन जी हैं, जरा राजू नयन जी हमारे रवि तिवारी साहब का जरा थैंक यू कर दीजिए। फिर देखिए हमारे श्वेता मैडम आ गई हैं लाइन पर, फिर अगला क्लास होगा आपका, श्वेता मैडम लेंगी जो आपको। हाँ श्रीदेवी जी कैसे हैं? हेलो, हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड कैसे इवनिंग। हैं? गुड इवनिंग, एकदम शानदार है। आपको अच्छा लग रहा है क्लास, मजा आ रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और मैं एंड में ज्वाइन किया मैंने। अभी देख रही हूँ सभी साथियों थैंक यू कह रहे हैं सर को, इसीलिए मुझे भी लग रहा था कि मैं भी पहले ही ज्वाइन कर लेती तो अच्छा होता। मगर कोई बात नहीं है, मैं वो वीडियो और एक बार देख लूंगी सर, बहुत बढ़िया। तो रिवीजन हो जाएगा। हाँ आपका ही, आप सभी का हिंदी बहुत ही अच्छा है सर, मुझे खुशी हो रही है। नहीं, आपका तो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो आपका सुन के अच्छा लग रहा है, हमें तो आपका सुन के अच्छा लग थैंक रहा यू। है। थैंक यू तो सर। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन अभी हमारे रवि साहब ने आपके सामने रखा, ये एकदम लेटेस्ट है। मतलब ओके। पुराने जितने भी वीडियोस हैं उनको सुपरसीड करेगा ये। तो पुराने वीडियो को आधारभूत तरीके से देख लीजिए, लेकिन आंकड़े, डाटा, परसेंटेज और फिगर सारा इस वीडियो से लीजिएगा। कॉन्सेप्ट वही है, परसेंटेज वाइज, कवरेज वाइज थोड़ा अलग रहता है। तो ये वाला वीडियो जो है ये लेटेस्ट आपको पढ़ने हैं, और कॉन्सेप्ट सर को एकदम स्टिपुलेटेड टाइम 1 घंटे में सर ने कवर कर लिया। अदरवाइज प्रायोरिटी सेक्टर में कॉन्सेप्चुअल जो समझना है, पार्ट टू पार्ट सेशंस भी अवेलेबल हैं, आप समझ लीजिएगा, लेकिन आंकड़े इसी वीडियो से ही रिफर करेगा, पीडीएफ से रिफर करेगा। तो फटाफट थोड़ा श्रीदेवी जी हमारे रवि सर के लिए थोड़ा 30 सेकंड में थैंक यू कर दीजिए, बहुत दूर से आए हैं पढ़ाने। बिल्कुल सर। रवि सर जी नमस्कार, मेरा नाम है श्रीदेवी, मैं कर्नाटका से जुड़ी हूँ और आपका क्लास बहुत ही अच्छा था। और आपने जो प्रायोरिटी सेक्टर का क्लास लिया उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैं देख रही हूँ, मैंने ये सभी साथियों का मैसेज भी पढ़ा अभी। और मैं चाहती हूँ कि आपका क्लास दोबारा देख लूँ और परफेक्ट हो जाऊँ। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग क्लास। हाँ जी, और राजू नयन जी, राजू नयन जी थोड़ा सम अप कर दीजिए, क्या क्या सीखने मिला, नया क्या सीखने मिला आपको? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर आज के क्लास में सर रवि तिवारी सर का जो क्लास था सर बहुत ही अच्छा रहा, और उन्होंने एक एक विषय को सर, ऐसे तो प्रायोरिटी सेक्टर जो है बहुत ही अनंत माना गया है, और मैं समझता हूँ कि ये सरकार की प्राथमिकता है, रिजर्व बैंक की प्राथमिकता है और हमारे बैंक की भी प्राथमिकता है, और हम इंडिविजुअल अगर कर्मचारियों की और अधिकारियों की बात करें तो सभी लोगों की प्राथमिकता है। सर ने जो बताया सर, वो एक एक चीज़ों को खास करके किस सेक्टर में कितना लैंडिंग करने से वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा, और एक एक बिंदु को अलग अलग तरीके से उन्होंने 2-3 बार जो है रिपीट करके बताया। तो इससे जो है वो बाइफरकेट करने से सर सारा चीज़ जो है क्लियर हो गया है। वैसे तो आपके पुराने वीडियो भी प्रायोरिटी सेक्टर के हमने देखे थे सर, तो चूंकि पहले भी वो मैं देख चुका था और आज भी सर ने वो क्लियर किया, तो बहुत ज़्यादा सर अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है प्रायोरिटी सेक्टर को लेकर के। और खास करके प्रमोशन एग्जाम की तैयारी हम लोग लगे हैं, तो प्रमोशन एग्जाम में खास करके प्रायोरिटी सेक्टर से 2 से 3 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, खास करके आरआरबी में तो 2-3-4 क्वेश्चन रहते हैं। तो मुझे लगता है सर कि आज का ये सेशन बहुत ही फायदेमंद है, लाभप्रद है हम सभी लोगों के लिए। और मैं सर रवि तिवारी सर का इस क्लास के माध्यम से, अपने सभी साथियों के माध्यम से एक बार आभार प्रकट करते हुए आपका जो है अभिनंदन करना चाहूँगा, सहृदय आभार प्रकट करूँगा कि सर आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, और
हम लोगों को तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि आज की क्लास में विजय सर उपस्थित नहीं है, विजय सर क्लास नहीं रहे हैं, लगा कि विजय सर ही क्लास ले रहे हैं। इस हिसाब से आपने जो है वाह, क्या बात है। डिफाइन चलिए, किया चीजों को। मैंने दूसरी बात कहा मैं ये कहना चाहूंगा हाँ। कि जिस हिसाब से सर आपका बताने का तरीका था, मुझे लगता है कि आज के इस क्लास में लगभग 60 से 65 लोग जुड़े थे। सभी लोग जो है आपकी बातों को सही तरीके से समझे होंगे और आने वाले प्रमोशन एग्जाम में अगर मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस प्रायोरिटी सेक्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सारे लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे और अपने जो है मेहनत को कामयाब करेंगे। इसके लिए सर, विजय सर आपका भी धन्यवाद कि आपने एक अच्छे फैकल्टी को हमारे बीच में लाया सर। और रवि सर का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हौसला अफजाई मैं आपकी तरफ से रवि सर को दूंगा कि तलाशे जो आपको गम मिलेंगे, हमारे रवि साहब के हौसले से तो कम मिलेंगे। और चाहे कोई भी कठिन परीक्षा हो जीवन में, हमेशा ही हमारे साथियों का आत्मविश्वास ऐसा है कि उन्हें सफलता के हरदम ही मौसम मिलेंगे, हरदम ही सफलता के मौसम मिलेंगे। तो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से सीख रहे हैं, उससे मुझे पक्का यकीन है कि आप जहां भी कदम रखेंगे सफलता पाएंगे। केवल प्रमोशन एग्जाम में पास होना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमको अपने उस ज्ञान को कार्य निष्पादन में लगाना है, अपने जीवन में वैल्यू एडिशन करना है, इसीलिए हम लोग सीखते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्वेता जी से, आप सभी बने रहिए, क्योंकि अभी ना आपका मॉक MCQ सेशन होगा, जिसमें बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल पे आपसे चर्चा करेंगे। खास करके वो रिकवरी पर सेशन है, सरफेसी पर है, रिकवरी पर है, DRT पर है। तो वो सारे क्लासेस अटेंड किए हैं तो ठीक बात है, और अटेंड नहीं भी किए हैं तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए, बने रहिए। श्वेता जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी सर, गुड इवनिंग सर, नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार सर। मैम गुड इवनिंग आपको। गुड इवनिंग।